Hello students, today we are starting a new chapter of class 8th, subject science, and the chapter name is microorganisms, friend and foe. In this chapter we'll learn microorganisms, are they our friends or they are enemy for us. Microorganisms, the organisms, generally we are not able to see them with our naked eye. We are starting the chapter. Come with me, learn everything and solve the question after the chapter. तो start करते हैं microorganism, the friend or foe. We have several kind of plants we have seen and animal we have seen. हम बहुत सारे टाइप के plants और animals को पहले बहुत बार हमने देखा है. रोड पे आप जाएंगे मम्मा के साथ पापा के साथ तो बहुत सारे काइंड ऑफ एनिमल्स आपको प्लांट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. ऐसे बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं जिनको एक्चुअली हम देख नहीं पाते. इसका मतलब वो बहुत छोटे हैं, बहुत साइज उनका बहुत छोटा है, इसलिए उन सब ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर इन शॉर्ट वी कैन से माइक्रोब्स. अब उसका एग्जाम्पल हम लेते हैं और ये बहुत ही फेमिलियर एग्जाम्पल है, बिल्कुल नया नहीं है आपके लिए. यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface get covered with the grayish white patches. अगर कभी बारिश के मौसम में ब्रेड आप कर रहे हैं जाए किचन में रखा तो आप देखेंगे कि अगर वो 2-3 दिन तक रह जाता है और मॉइस्चर भी है तो नाउ आई विल ड्रॉ दिस. मैं आपको ये पिक्चर बिल्कुल हाईलाइट करके दिखाती हूँ क्या बिल्कुल आराम से आप देख पाएंगे. देखिए ये जो आपके ग्रेइश व्हाइट पैचेस, ये पूरा व्हाइट है, दीज आर द पैचेस. ये आपने बहुत बार किचन में फॉर श्योर आई एम वेरी श्योर आपने ये किचन में बहुत बार देखा ही होगा. पैचेस का कलर बच्चों वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं है वो ग्रेइश व्हाइट हो, ग्रीनिश, समटाइम ब्लैकिश, ऐसे कलर के पैचेस भी आप देख सकते हैं. नाउ व्हाट टू डू? ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. आप इन पैचेस को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो थोड़ा बड़े बड़े आपको दिखेंगे. तो वहां पे क्या दिख पाओगे आप वहां देखोगे टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स. कैसा आपको नजर आएगा? लाइक ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह के स्ट्रक्चर्स आप वहां देख पाओगे. ये आई होप आपको समझ आ रहा होगा. यानी इस तरह की थोड़ी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर, ये राउंड इस तरह के, पर कलर कैसा होगा उसका? ब्लैक. इस तरह के स्ट्रक्चर्स आप देख पाएंगे वहां पर, लेकिन किसकी हेल्प से? सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से. नाउ डू यू नो what these structures are and where do these come from? ये जो structures हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं ब्लैक राउंडेड, कहाँ से आए हैं ये? तो चलिए अब एक एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी कर लेते हैं माइक्रोब्स के बारे में और थोड़ा सा जानने के लिए. एक्टिविटी 1 में आपको सैंपल कलेक्ट करना है बेटा. एक हम मॉइस्ट सोयल का सैंपल ले लेते हैं. कहां से लेना है आपको सॉइल? किसी भी फील्ड से आपको मिल जाएगा नीचे, अगर आपका किचन गार्डन है वहां से आप ले सकते हो. अब क्या कर रहे हैं, उस सॉइल को आपने बीकर में रखना है और उसके साथ में थोड़ा सा वाटर ऐड कर देना है. तब तक वेट करना है जब तक सारा सॉइल नीचे सेटल डाउन हो जाए. फिर एक ड्रॉपर की हेल्प से आपने जो बीकर का जो ऊपर वाटर आ गया है वो उसकी एक ड्रॉप आपको लेनी है और उस ड्रॉप को आपको माइक्रोस्कोप में स्टडी करना है. Now what do you see? चलिए आंसर एक साथ देते हैं. अब एक और सैंपल लेते हैं. ये हमने कहाँ से लिया? सॉइल. गार्डन से सॉइल लिया, उसको बीकर में डाला, उसको स्टेयर किया और थोड़ी देर के लिए रख दिया. अब उसके ऊपर जो वाटर कलेक्ट हुआ उसका एक ड्रॉप आपने माइक्रोस्कोप में स्टडी किया. सेम एक्टिविटी 2 में क्या कर रहे हैं आप लोग? एक्टिविटी 2 में आपने क्या लेना है? फ्यू वाटर ड्रॉप्स लेनी है फ्रॉम अ पॉन्ड. स्टेगनेट वाटर बॉडी से भी आप ले सकते हो. तो पॉन्ड वाटर की एक ड्रॉप आपको लेनी है. वो सेम ड्रॉप आपको सेम वे में ग्लास स्लाइड उस पर आपको स्प्रेड करनी है, उसको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप में. देन अगेन व्हाट डू यू सी? क्या आपको दिखाई पड़ रहा है?
डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? आपको छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स वहां पे मूव करते हुए नजर आएंगे। कैसे वो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं? तो आई विल टेल यू, नीचे डायग्राम में आपको दिख रहा है किस तरह के वो ऑर्गेनिजम्स। मे बी ऐसे, मे बी लाइक दिस, मे बी लाइक दिस, ये सब टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके सॉइल या फिर वाटर में रहते हैं बेटा। तो ये सारा अगर हम नेकेड आई से बोले कि क्या हम इन सबको देख सकते हैं, तो नहीं, हम बिल्कुल इन सबको नहीं देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप में हम इसको देख सकते हैं। जबकि जो फंजाई थी, यानी अगर हम बात करें इसकी, इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा ब्रेड पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिला, फिर उसके बाद एक्टिविटी 1 में हमने देखा सॉइल में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर देखा आपके वाटर जो बॉडीज प्रेजेंट होते हैं उसमें भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। नाउ नेक्स्ट, दीज observations show that the water and the soil, they're full of tiny organisms. यानी वाटर में, सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। हमें जो आपके फ्लोट करते हुए ऑर्गेनिज्म मूव करते हुए नजर आ रहा है वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उन सबको हमने माइक्रोब्स की कैटेगरी में ही रखा है, बट जनरली उसमें माइक्रोब्स ही प्रेजेंट हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, जिनको हम माइक्रोब्स बोल रहे हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे कैन नॉट बी सीन विद एन अनएडेड आई। यानी अगर मैग्नीफाइंग ग्लास है तो शायद हमें कुछ दिखे, या माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे, उसके बिना नेकेड आई से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल नहीं देख सकते। ये इतनी छोटी बॉडीज हैं। Some of these, such as fungus that can grow on bread, can be seen with the magnifying glass. ये मैंने पहले बताया आपको कि जो आपकी फंजाई है जो ब्रेड पर डिपॉजिट हो गया, जो ब्रेड पर आपका ग्रो कर रहा है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो आप। Others cannot be seen without the help of microscope. और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे हैं, इसीलिए हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स बोल रहे हैं। अब हमने क्या किया, इनको कैटेगराइज कर दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन है जिन ग्रुप्स में हम इन्हें रखते हैं। बिल्कुल, तो हमने इनको 4 मेजर, कितने मेजर ग्रुप्स में बच्चों? 4 मेजर ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है इनको। और ये ग्रुप में आपका आता है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गा। अब आपको याद रखना है कि जो माइक्रोब्स हैं उनको हमने 4 ग्रुप में कैटेगराइज किया है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ एंड एल्गा। उसमें से ना कुछ का मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ कि कैसे वो दिखेंगे माइक्रोस्कोप में। तो सबसे पहले ये आपका ये बैक्टीरिया है और ये भी आपका बैक्टीरिया है। तो ऊपर वाली जो दोनों पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, पर्पल और ब्लू, ये दोनों क्या है आपके? ये दोनों बैक्टीरिया हैं। ये जो आपका बैक्टीरिया है, इसका जो फिगर है वो कुछ इस तरह से होता है। ये आपका, ये, इसलिए ये वाला जो बैक्टीरिया इसका नाम है स्पाइरलम। ये एज इफ हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इट इज लाइक रॉड शेप्ड होता है आपका। ये आपका बेसिलस बैक्टीरियम है। नीचे एल्गी, इसकी कुछ एल्गी की 2 एग्जाम्पल है, क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगाइरा है, और प्रोटोजोआ, इसके भी 2 एग्जाम्पल्स हमने लिए यहाँ पे, अमीबा या फिर पैरामीशियम। तो एल्गा के दोनों एग्जाम्पल हमें मिल गए, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा। ऐसे प्रोटोजोआ के दोनों, और हमने टाइप ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे देखा। और भी मैं आपको दिखाती हूँ उसके डायग्राम्स में। ये आपको फंजाई यहाँ मिल जाएगा देखने के लिए। ये तीनों फंजाई है, 1, 2 और ये 3। ये फंजाई ब्रेड मोल्ड, जो मैंने बोला था ब्लैक पैचेस आपको नजर आते हैं, तो हम इन पैचेस की बात कर रहे थे। और यहाँ पे छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो फर्दर नई फंजाई या नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये पेनिसिलियम फंजाई है और ये आपका एस्पेराजुलस। ये क्या है? ये वायरस है। ये भी टाइनी माइक्रोब्स है। ये वायरस स्पेसिफिकली इसका नाम है बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इन माइक्रोब्स के साथ में। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव?
रहते कहाँ हैं, क्या एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं या इनकी कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंडीशंस हैं बस वहीं ये मिल जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, दे मे बी अ सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जनरली अ सिंगल सेल, एंड सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। तो बैक्टीरिया, algae and protozoa, not all the algae but few of the algae, they are single celled. उनका पूरा जो लाइफ स्पैन है वो आपका सिंगल सेल में ही कंप्लीट हो जाता है बेटा। लेकिन कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, मल्टी सेलुलर सच एज algae and fungi. They live in all type of environmental conditions. अब इनका क्या मतलब हुआ? Ranging from ice cold, आपको आइस में भी ये माइक्रोब्स मिल जाएंगे, हॉट स्प्रिंग्स में भी मिल जाएंगे, डेजर्ट में भी मिल जाएंगे, मार्शी एरिया में भी मिल जाएंगे। तो आपको ये माइक्रोब्स हर जगह मिल जाएंगे, चाहे वो आइस कोल्ड कंडीशन हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, आपके डेजर्ट हो या फिर मार्सी लैंड हो। और तो और ये जो माइक्रोब्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी रहते हैं, इवन एनिमल्स तो छोड़िए, आप ये ह्यूमन की आप हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं। सम ऑफ द माइक्रोब्स दे ग्रो ऑन another organisms while other may exist freely. So microorganisms sometimes they are depending on others for their food and sometimes they are growing independently. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको हर कंडीशन में देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत ठंडा है, मार्शी एरिया है, ड्राई डेजर्ट है, या फिर आपका हॉट स्प्रिंग्स है, इवन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी टू। अब आता है माइक्रोब्स एंड अस, डू वी हैव एनी रिलेशन, हमारा कोई फायदा नुकसान? तो डेफिनेटली दीज माइक्रोब्स दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and causing disease as well. तो इनका रिलेशन कैसा है हमसे? इसमें से कुछ हमें बिल्कुल फायदा पहुंचाएंगे बिकॉज बहुत सारी प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ डिजीज भी कॉज करते हैं. नाउ विल स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल. पहले शुरू करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, जिनसे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है. ऐसे माइक्रोब्स जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले उनसे शुरू करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. दीज आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक्स. ये सबको पसंद है ना, कर्ड, ब्रेड एंड केक. ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं आपकी, ये सब किसकी हेल्प से बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनती है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हमें हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट. ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब वेजिटेबल पील, रिमेन्स ऑफ द एनिमल फेसेस एटसेट्रा. उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? दे ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मलेस. ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं जो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. एंड द यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया हमें इसमें हेल्प कर रहे हैं. नाउ recall that bacteria are also used in the preparation of medicines, and in agriculture they are used to increase the soil fertility by fixing nitrogen. These topics in the chapter we'll do in detail later on. Now about curd. Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus important beta. It promotes the formation of curd. So which is the bacteria responsible for the formation of curd? That is Lactobacillus, and it multiplies in milk and converts into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickle, many other food items. An important ingredient of rava, idli, bhatura is curd. Can you guess why? Yes, we'll do here now with the help of an activity. You'll take half kg around a flour, maybe atta, wheat flour or maida. Add some sugar and mix with warm water.
हाफ के जी आटा लेना है आपको, उसमें शुगर ऐड करना है, वार्म वाटर ऐड करना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, ये भी ऐड करना है। अब क्या करना है, उसका बिल्कुल सॉफ्ट डो बना लेना है और उसको कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। नाउ ऑब्जर्व, डिड यू फाइंड एनी चेंज इन दिस? यस, द डो राइजिंग. So this is the first picture, maida with yeast powder. This is the condition after 2 hours. The raised maida, the fluffy stuffier. So this is due to the yeast only. Yeast reproduced rapidly and produced carbon dioxide. Important one, carbon dioxide. तो बेटे yeast की वजह से कौन सा आपका गैस बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. And during the respiration of yeast. अब इससे क्या होगा, जो अंदर पूरे के पूरे डो में क्या बन गया, फिर अब CO2 बना क्योंकि ईस्ट है वहां पे, तो जो बबल्स है दे आर फिल्ड द डो एंड इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम. तो गैसेस के छोटे बबल्स बन गए वहां पे और उसकी वजह से डो कैसा हो गया हमारा, फ्लफी हो गया. दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स. तो विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्लफीनेस? कार्बन डाइऑक्साइड gas. This is about a scientist, very important and known scientist, Louis Pasteur. He discovered fermentation in 1857. This is important date and the discovery as well you will learn. Now, commercial use of microorganisms. क्या हम microorganisms को commercially भी किसी purpose से use करते हैं? बिल्कुल करते हैं बच्चों. On the large scale, the microorganism they used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid, or you can say vinegar. Vinegar production में, acetic acid production में, alcohol और wine production में, इन सब में microbes का हम use करते हैं. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. कैसे? For this purpose, yeast is grown on the natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. तो वो क्या करते हैं, इन सबको कन्वर्ट करने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए, कि जो आपके बेसिकली ग्रेन्स हैं लाइक व्हीट, राइस या फिर फ्रूट जूसेस हैं, उसके ऊपर किसको ग्रो कराते हैं? ईस्ट को ग्रो कराते हैं. एक्टिविटी देखते हैं कि फर्मेंटेशन होता कैसे, ये प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड होता कैसे. चलिए दिखाते हैं आपको. आपको 500 ml का बीकर लेना है जिसको 3/4 आपको फिल कर लेना है. तो 500 ml का आपने बीकर ले लिया जिसका 3/4 अराउंड 3/4 का मतलब वो इतना आपको वाटर के साथ आपने फिल कर लिया, यहां तक फिल कर लिया. अब क्या ऐड करना है? अब इसमें 2 to 3 स्पून आपको क्या ऐड करना है बेटा? शुगर ऐड करना है. अब फिर से याद रखें, ½ स्पून ईस्ट आपको ऐड करनी है उसके अंदर. नाउ कीप इट कवर्ड इन वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 hours. तो सबसे पहले बीकर क्या डाला उसमें? पानी. फिर क्या डाला? शुगर डाला. अब क्या किया? ईस्ट डाला और उसको कवर करके 4 से 5 घंटे के लिए आपने उसको रख दिया. नाउ आफ्टर 4-5 hours, smell the solution. Could you get a smell? Yes, of course. This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. Now the definition is important for this purpose. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. So what is fermentation? Fermentation is the process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation, but this process is possible with the help of microbe. Which microbe? Yeast. Now, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कोई मेडिसिनल यूज है माइक्रोब्स का? हमें हेल्प कर रहे हैं माइक्रोब? बिल्कुल करते हैं. जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो इसी की हेल्प से आपको मिले थे. तो whenever we fall ill,
the doctors may give in some antibiotics, maybe in the form of tablet, capsule, or maybe in the form of injection. The very good example is penicillin. It is the first antibiotic discovered. तो आपको जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं वो कहां से आपको मिल रहा है? अभी हमने पेनिसिलिन का तो पढ़ा, इज कमिंग फ्रॉम अ फंगस विच इज अ माइक्रोब. द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स microorganisms. These microorganisms, ये medicines, kill or stop the growth of disease-causing microorganisms. So what is the purpose, or you can say what's the target of the antibiotics? Antibiotics killing the disease-causing other microorganisms. And such medicines are called antibiotics. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. The examples of these are streptomycin, tetracycline, erythromycin, and some of the commonly known antibiotics. तो पेनिसिलिन हो गया जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन. These are the other antibiotics we are nowadays using, which are made from fungi and bacteria. The source क्या है medicines का? Fungi and bacteria. Antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and they're used to cure the variety of diseases. Really very important for all of us. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and the poultry to check the microbial infection in the animals. वहाँ भी benefit है हमें इसका. And they're also used to control many plant diseases as well. So in a way, microorganisms are really very important for all of us, for our health. Now about another scientist. In 1929, Alexander Fleming, he was working on a culture of disease causing bacteria. तो क्या कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? वो अपना साइंटिस्ट कुछ काम कर रहे थे लैब में. उन्होंने क्या किया था? कल्चर ऑफ डिजीज. अब यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ. ये बेसिकली इस तरह की एक प्लेट होती है, इसको हम पेट्री प्लेट्स कहते हैं बेटा. साइंटिस्ट ने इसके अंदर आर्टिफिशियल मीडियम यहाँ पे डाला हुआ था. यहाँ पे ये रहा. एक और बना लेते हैं. ये पेट्री डिश बेसिकली कहलाता है. इसको कल्चर प्लेट भी कहते हैं. ये आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम है जो मैंने इसमें ऐसे आपका डाल दिया है. अब क्या किया? वो किसके ऊपर वो काम कर रहे थे? वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो काम कर रहे थे. तभी अचानक उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया ना थोड़ा कलर में चेंज करके आपको बता देती हूँ. उन्होंने अपने सारे कल्चर प्लेट में ऐसे ही बैक्टीरिया ग्रो कराया हुआ था. नजर आ रहा होगा आपको, पर्पल मैंने इसके अंदर ये ग्रो करा दिया. तो बहुत सारा उन्होंने देखा. उनकी एक कल्चर प्लेट, हम इसको मान लेते हैं सब, कि जो उनकी एक कल्चर प्लेट थी उसमें उन्होंने ये देखा, नोटिस किया कि एक ग्रीन कलर का फंगस ग्रो कर जाता है. ये ऐसे ग्रो करता है. और वो जो ग्रीन कलर का पूरा फंगस ग्रो कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि जो डिजीज कॉजिंग ये पर्पल बैक्टीरिया है उसने उसको पूरी तरह खत्म कर दिया और उसको ग्रो होने ही नहीं दिया. इस एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में उनको ये समझ आया, he found the spores of little green mold in one of his culture plate. तो हम इस कल्चर प्लेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. Observe the presence of the mold that prevent the growth of bacteria. यानी अगर वो ग्रीन मोल्ड ग्रो कर जाता है तो बैक्टीरिया जो पर्पल वाला था वो उस कल्चर प्लेट पे ग्रो नहीं कर पाएगा. And this was the particular mold was penicillin. And the medicine penicillin were prepared based on this experiment. Now, it's important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. ऐसे नहीं कि खुद को अपना डॉक्टर बन जाना है. I know about the antibiotics and I can take any antibiotic. No, always take antibiotics with the advice of a qualified doctor.
And one other major important part is you must finish the course prescribed by the doctor. If it is for 3 days, take medicine for 3 days. If for 5 days or 7 days, please complete it. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और रॉन्ग डोज ले लेते हैं कि नहीं मैं तो 2 दिन नहीं, मैं 1 ही दिन में सही हो गया, नहीं मैं और खाऊंगा, तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा? It may make the drug less effective when you might need in the future. उतना अच्छे से वो आपको नहीं सही कर पाएगी. And also antibiotic taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. However, they are not effective against cold and flu and these are caused by the viruses. तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के साथ में मेडिसिन लेना है, एंटीबायोटिक लेना है. जो डोज है उसको चेंज नहीं करना है अपने आप में. जितने दिन का डोज हो सका तक खत्म आप करेंगे. और अगर आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि नेक्स्ट टाइम वो एंटीबायोटिक आपको उतना इम्पैक्ट के साथ में सही नहीं कर पाएगी. और अननेसेसरी में एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो भी उससे धीरे धीरे किल हो जाएंगे. और एक नई इंफॉर्मेशन कि एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं है. किसके लिए इफेक्टिव नहीं है? फॉर कोल्ड एंड फ्लू, बिकॉज दीज आर वायरल इन्फेक्शन. ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ही नहीं, तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक कभी भी काम नहीं करेगी. अब आगे आ जाते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट न्यू थिंग वी हैव हियर, वैक्सीन. बट वैक्सीन बहुत फेमिलियर टर्म है हमारे लिए. नाउ विल स्टडी अबाउट वैक्सीन. वैक्सीन वी ऑल आर फेमिलियर विद दिस टर्म. वैक्सीन छोटे बच्चों के केस में, हमारे केस में, आपके सबका हेल्थ कार्ड आप अपना स्टडी करेंगे, पेरेंट्स को देखेंगे एंड नंबर ऑफ वैक्सीनेशन और द वैक्सीन्स यू हैव टेकन फ्रॉम योर बर्थ टू टिल दिस स्टेज. तो क्या है वैक्सीन? कैसे हमें हेल्प कर रहा है ये वैक्सीन? चलिए देखते हैं. मैं आपको हेल्प करती हूँ कैसे. द क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई आर द चिल्ड्रन और द इन्फेंट्स दे गिवन वैक्सीनेशन? जरूरत क्या है इनको वैक्सीनेशन की? अरे भाई हमें क्या करना है? प्रोटेक्शन करना है. किसका प्रोटेक्शन करना है? either of children or infant. We are protected from disease causing microbes. हो चाहे खुद को बचाना हो, किसी बच्चे को बचाना हो, तो वैक्सीनेशन से हम कुछ डिजीजेस स्पेसिफिक से बच सकते हैं. Now, this is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. So vaccination is really important and protective process for all of us. Now a new name, our very famous name, Edward Jenner. He discovered vaccine for smallpox in 1798. When a disease-causing microbe enter in our body, this is how it is working. तो any disease-causing organism, अगर आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म अंदर जाता है तो उससे क्या होता है बेटा? हमारी बॉडी उस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है? एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है. वो एंटीबायोटिक किससे फाइट करते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसको किल कर देंगे. एंड एक और चीज, हमारी जो बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम ये याद रखता है, रिमेंबर्स हाउ टू फाइट विथ माइक्रोब्स इफ एंटर्स अगेन. एक बार वो इन्फेक्शन हमें हो चुका है और अगर दोबारा वही सेम माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता होगा कि उससे कैसे फाइट करना है. तो बेसिकली वैक्सीन क्या है बेटा? यही आपका डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द हेल्दी बॉडी. The body fight and kill them by the production of suitable antibodies. तो वैक्सीन के फॉर्म में डेड और वीकेंड माइक्रोब्स बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे आपकी बॉडी जल्दी से एंटीबॉडीज बनाने लगती है. वो एंटीबॉडीज बॉडी में ही रहते हैं और जैसे ही कभी वो इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में ट्राई करता है या फिर एंटर करता है तो एंटीबॉडीज तो पॉली से बन गई हैं, वो एंटीबॉडीज उसे सरवाइव नहीं करने देती. तो द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब. दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क.
Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by the vaccination, which is really important for all of us. Now ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ यहाँ पे Edward Jenner with very famous name discovered vaccine for smallpox in 1978. Now, in your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? Alone you cannot do, I know this. You can take a support of your parents for making this. They'll definitely guide you, or you can take a support of your health card, how many vaccines you have taken and which vaccine is particular for which disease. You may take the help of your parents, and it is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding the protection of children against polio under Pulse Polio program. Do Boon Zindagi Ki, I hope you all remember it. What was it? It was a drop given to children, actually a vaccine. And a worldwide campaign against the smallpox has finally led eradication from most of the part of the world. तो अब आपका जो smallpox है, due to the vaccination, वो almost खत्म हो गया पूरे world से. So these days, vaccines are made on the large scale from the microorganisms to protect human and other animals from the several diseases. So for sure, vaccination is very important for all of us. These microbes, they also increasing the soil fertility. How they are increasing the soil fertility? They are increasing soil fertility. How they are doing so? Some bacteria like blue-green alga, they are able to fix the atmospheric nitrogen from atmosphere to enrich the soil with nitrogen and increase its fertility. So what is the function of the microbe here? These microbes, or you can say the nitrogen fixing blue-green algae or the microorganism, they are converting atmospheric nitrogen into the usable form to increase the fertility of soil. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. The one example, the blue-green alga, we've given here, you're able to see. Now, cleaning the environment. How they are cleaning the environment? कैसे environment microbes clean करने में हमें help कर रहे हैं? Have you ever observed in the school gardener, they are making manure. School gardener जो आपके हैं, manure बनाते हैं. ये माली भैया घर में भी बहुत बार ऐसा करते हैं. He's collected waste of plant, vegetable and fruit from nearby houses and gardens. Put them into a pit meant for waste disposal. तो वो सारा आपका वेजिटेबल प्लांट वो नियर बाय से कलेक्ट करते हैं और एक पिट, एक गड्ढा बनाते हैं और उसमें सबको रख देते हैं. आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद, इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर. हाउ दिस कुड हैपन? ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए एक हेल्प से समझते हैं, एक्टिविटी की हेल्प से. आपको 2 पॉट लेने हैं. ईच पॉट हाफ विद सोयल. उसको आधा फिल कर दीजिए. मार्क pot A and B. Put plant waste in pot A, things like polythene, bag, empty glass, bottles, broken plastic, toy in pot B. तो A में आपने क्या रखा है? आपका ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, प्लांट वेस्ट मटेरियल है ना, ऐसा रखा है. B में आपने पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, ये सब भर दिया. प्लास्टिक टॉयज आपने इसमें डाल दिए. एंड ऑब्जर्व देम आफ्टर 2-3 वीक्स. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन? आप देखिए कि क्या इनमें कुछ फर्क नजर आता है? भाई बिल्कुल नजर आएगा हमें इसमें फर्क. फर्क क्या है इसके अंदर? आप देखिए दोनों पॉट्स में बताती हूं मैं आपको. व्हाट इज द डिफरेंस? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन ए हैज बीन डिकम्पोज्ड. क्योंकि उसमें क्या लिया था? सारा कुछ तो बायोडिग्रेडेबल था उसके अंदर, तो वो डिकम्पोज होकर मैन्योर में कन्वर्ट हो गया है आपका. जबकि the plant waste has been converted into manure
by the action of microbes. लेकिन microbes will not be able to work on some plastic, bottles and all. So the particular plastic toy, the things remain same in the pot B. The nutrient released in the process could be used by the plants. किसमें? एक ही बात कर रहे हैं. Pot A से जो manure बना है. Did you notice pot B में क्या हुआ? The polythene bag, empty bottles, broken toy parts did not undergo any such change, and the microbes could not act on them and they convert them into manure. The manure conversion किसमें हुआ? Organic component में हुआ, which again they are enriching our soil to improve its fertility. Now, you have seen large amount of dead organic matter in forming decaying plants and some of them the dead animals on ground. You find that this appear after some time. किसकी वजह से ऐसा होता है? Microorganisms की वजह से. They decompose their dead organic waste of plant or animal into simple substances. These substances are again used by other plant or animals. So these microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and clean up our environment. So this way, these microorganisms are very, very important for all of us. They are helping us in medicine, in food industry and cleaning our environment. But some of them, they're causing some harm to all of us. So these are into the category of harmful microorganisms. These microorganisms are harmful in many ways. Some of these microorganisms, they cause disease in the human beings, plants and animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. So what are pathogens? Definition is important here. Pathogens are disease-causing microorganisms. Some microorganisms, they spoil food, clothing, leather. Let's study more about these harmful activities of microorganisms. Now, first category, this is disease-causing microbes in humans. Pathogens, now you know the pathogen, disease-causing organism or the microorganisms, the pathogen. They enter in our body through the air we breathe, the water we drink or the food we eat. That is why बोलते हैं ना आपको कि air clean होना चाहिए, food clean होना चाहिए, water भी clean होना चाहिए. If microbes present in it, they'll harm us for sure. So they can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an animal. Microbial diseases that can be spread from an infected person to a healthy person through air, water or the food, the physical contact, they're called the communicable diseases. Right बच्चों? तो उसमें क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिजीज पर्सन के पास तो हैं, कभी कभी स्नीजिंग, कफिंग से हमारे पास आ जाते हैं थ्रू एयर, कभी कभी वाटर, कंटामिनेटेड वाटर पीने से हो जाता है ऐसा, और कभी कभी अगर फूड आपका कंटामिनेटेड है तो वहां से भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं. कुछ डिजीजेस कम्युनिकेबल हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट से, एयर से, वाटर से, है ना, वो हेल्दी पर्सन से दूसरे पर्सन के पास आ जाती हैं, तो वो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं. जैसे ये आपकी कॉलरा हो सकती है, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. When a person is suffering from common cold, sneezing, fine droplets of the moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. और healthy person उसके contact में आता है तो वो भी infected हो रहा था. The viruses may enter the body of healthy person while breathing. Now next question. Then how do you prevent the spread of the communicable disease? कैसे बचा सकते हैं? You all know, you should know this. We should keep handkerchief on nose and mouth while sneezing. It's better to keep a distance from an infected person. If you want to,
keep yourself healthy, then we have to follow these instructions. Really very important. We can stop the communication of the disease. Now, some insects and animals which are also acts as carrier of disease causing microbes. Housefly, it is one such carrier. वो पूरा अपना जहां से बहुत सारी जगह बैठती है तो वो कहीं से पैथोजन लेकर आती है और हेल्दी फूड को फिर से इन्फेक्ट कर देती है. The flies sit on the garbage and the animal excreta. The pathogens stick on their body, and when the flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogen to that food. And if somebody is eating that food, definitely infected by the pathogen. Whosoever eat the contaminated food is likely to get sick. So, it's advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered item of the food. And another example of carrier is a female Anopheles mosquito. नाम याद रखिए. It is female Anopheles mosquito which is carrier, the parasite of malaria. So malaria is spread by female Anopheles mosquito. Female Aedes mosquito, it acts as the carrier of dengue. Dengue by Aedes mosquito and malaria by female Anopheles mosquito. Dengue is virus here, and how can we control the spread of malaria and dengue? कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हम कंडीशंस ऐसे लगाएं कि ये जितने भी आपके मॉस्किटो हैं वो डेवलप नहीं हो, इनकी ब्रीडिंग स्टॉप हो जाए बेटा. देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस? So this I have already explained to you. It's better to keep a distance from the infected person than the female Anopheles mosquito. Why does your teacher keep telling us not to let water collected anywhere in the neighborhood? क्यों? Because इनका जो breeding है वो कहाँ पे होता है आपका? Stagnated water में, जहाँ पानी रुका हो वहाँ पे. तो जितने भी mosquitoes they breed in water. Hence, one should not let the water collected anywhere in cooler, tire, flower pots, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent the mosquito from breeding and try to make the list of measures we can help in avoiding the spread of malaria. So these are very important things. If we want to save ourselves, we have to follow certain rules or guidelines given by doctors. All the mosquito, they breed in water. I have already explained. And you should not let water collected anywhere in the cooler, tire. I have already explained these terms to you. Now we'll come on this table. Human disease. These are the diseases: tuberculosis, varices, chickenpox, polio, cholera, typhoid, hepatitis B and malaria. Causal organism, mode of transmission and the preventive measures we can take to save ourselves. Tuberculosis caused by bacteria, by air. Varices is by virus, air. Chickenpox by viruses, air. In contact. Polio, this viruses, air and water. Cholera, bacteria, water and food. Typhoid, bacteria and water. Hepatitis B, a virus through water, and malaria, parasite through mosquito. General preventive measures: keep the patient to complete isolation. Keep the personal belongings of the patient away from those of the others vaccinating to give in at the suitable age. We have to look into the age of vaccination, regular interval for this as well. Maintain the personal hygiene is very important. It's a good sanitary habits. Consume proper cooked food, boiled drinking water and vaccination again. Drink boiled drinking water and vaccination. And in the last case, use mosquito net, repellent, spray of insecticides, mosquito by not allowing water to collect in the surroundings. Through these, policies, or you can say through these methods, we can prevent ourselves. Now next is
Disease-causing microorganisms in animals. Several microbes not only causes disease in human plants, but they also in animals. For example, anthrax. It's a dangerous human and cattle disease caused by a bacteria. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. The important things you have to learn. Anthrax is dangerous human and cattle disease, and the causal organism is bacteria. Foot and mouth disease of cattle is caused by virus. Now plants, we are talking about several microbes. They cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other crops as well. What's the outcome of this? The diseases that reduce the yield of crop. Now table में we have given कैसे citrus canker. It is a disease caused by a bacteria and mode of transmission is air. This is the picture. इस तरह से पूरा spoil हो जाता है उसका जो आपका citrus का fruit है. Rust of wheat caused by fungi, air and seed से ऐसा होता है. मतलब seed में भी fungus हो सकती है. Yellow vein mosaic of भिंडी और ओकरा वायरस है और ये आपका इंसेक्ट से होता है. तो ये सारे डिजीजेस, कॉजल ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये बच्चों हमें याद रखना है. एग्जाम में टीचर कैन आस्क फॉर दीज 1 mark. We'll study about the food poisoning. What is food poisoning? Food a good thing and poisoning is really not good. How these two terms are together? We'll take one example. Ravi have invited by his friend to a party and ate a variety of food stuff there. On reaching home, he started vomiting. He had to be taken to a hospital and the doctor said that's the condition and it could be due to the food poisoning. Now, wonder how food can become a poison. Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. These microorganisms, they have grown on food sometime and they produce the toxic substances. And due to the toxic substances, the food poisoning happen. These make the food poisonous, they causing serious illness and even death in some cases. And it's very important that we preserve food to prevent it being spoiled. And now next topic is food preservation. How to preserve the food. Chapter 1, we have learned about the method using the preservation of the store food grains. करा था ना हम लोगों ने? Cereals and gunny bags में रखते थे ना food को store करके. तो preservation is important. Then how do we preserve the cooked food at home? You know that the bread left unused under moist condition is attacked by a fungus. वो spoil हो जाएगा. Now microorganisms, they spoil our food. The spoiled food emits bad smell and has a bad taste too and change the color as well. The spoiling of food is a chemical reaction. And Mammoth, they brought some mangoes but she could not eat them for a few days. Later, she found that they were spoiled and rotten. But she knew that the mango pickle her grandmother made doesn't spoil for a long time and she's confused with this. Let's now study the common method to preserve the food in our homes and we have to prevent it from the attack of the microorganisms. So first we're using chemical method here, salt and the edible oil. They're common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. You know, salt, grandma, mama use karte na, edible oil to save the pickle and all from the microorganisms. We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. Very important name. Remember this: sodium benzoate and sodium metabisulfate. They are the common preservatives we are using for general food preservation. These are used in jams, squashes, the spoilage,
and prevented by the common salt as well. The common salt, edible oil, sodium benzoate, sodium metabisulfite, these are the preservatives we're using for the food preservation. Common salt, यानी table salt की हम बात कर रहे हैं, has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria on it. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. So these are the chemical methods here. Now by sugar, preservation by sugar, jams, jellies, squashes, they are preserved by sugar. Excess होता है ना, concentrated sugar solution होता है वो, तो sugar they reduce the moisture content and inhibits the growth of bacteria which spoil the food. Due to the high concentration of sugar, we're also saving or preserving our food here. So this is another method, chemical method we have done. Preservation by sugar we have done. Now preservation by oil and vinegar. These are very important methods too. Use of oil and vinegar. Preservatives spoil the pickle because bacteria cannot live in such an environment. Too salty and too much oily environment, bacteria will not be able to survive. Vegetables, fruit, fish, meat are often preserved by these methods. Now, next is heat and cold treatment. You must have observed your mother the boiling milk before it's stored and use. करते ना मम्मा दूध बॉईल करते हैं, तो वो भी हम इसीलिए कर रहे हैं. एक्सेस हमने इसको बॉईल कर दिया है और बॉईल करने से जितने माइक्रोब्स उस टेम्परेचर पे वो नहीं जिंदा रहेंगे. Then boiling kills many microorganisms. Similarly, we keep our food in refrigerator, रखते हैं ना फ्रिज में हम. Then the low temperature inhibits the growth of microbes as well. So these are the kind of heat and the cold treatment. Now, why does the milk that comes in packets not spoiled? जो आपका पैकेट में मदर डेयरी वाले भैया से आप बनाते हैं मिल्क, तो वो क्यों नहीं होता दूध, अब वो आपका स्पॉइल क्यों नहीं होता? My mother told me that milk is pasteurized. What is term pasteurized? So I'll explain this. What is pasteurization? Pasteurization, pasteurized milk can be consumed without boiling as free of the harmful microbes. क्यों ऐसा क्या करते हैं वो दूध को पहले the milk is heated to about 700 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it preserves microbes. तो इससे आपका microbial growth वहाँ होगा ही नहीं. This process discovered by Louis Pasteur and it's called the pasteurization. So pasteurization is extreme heat for a while, then 15 to 30 seconds, and then immediate cooling effect they are giving for this in this process called the pasteurization. Now storage and packing. These days, dry fruits and even vegetables are sold in the sealed and airtight packets to prevent the attack of microbes. This is also another method to prevent the food items. Now next one very important part is the nitrogen fixation. Bacterium rhizobium. In previous class, we have done their functions. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plant. Leguminous plant, we are talking about the pulses and all. Recall the rhizobium live in the root nodules of the leguminous plant, and such as the beans, peas, all kind of pulses. उन सब की रूट में आपका rhizobium रहता है, root nodules में रहता है, and this association is called the symbiotic association or the symbiotic relation. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remain constant. Okay, and you may wonder how. Let's understand in the next section. So these are the microbes, rhizobium. Like मैं थोड़ा बड़ा करके बना देती हूँ. These are the nodules in which rhizobium is living in symbiotic relationship with. So these are the roots of leguminous plant with the nodules. Now next is nitrogen cycle. How this nitrogen is fixed in the atmosphere. उतनी की उतनी nitrogen आपकी कैसे बनी हुई है? Our atmosphere
it has 78% nitrogen gas. Nitrogen is very essential constituent of all the living organisms as a part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. They all are dependent on the relative to nitrogen. The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by the plants and animals. Then we have to convert, or the nature has to convert into the usable form of the nitrogen. And certain bacteria and blue-green algae, they present in the soil, they fix nitrogen to form the atmospheric and convert into the compounds of nitrogen, maybe nitrite and then into nitrate. These are the two forms in which they plants, they're using the nitrogen in most effective way. Once nitrogen is converted into these usable compound, it can be utilized by plants from soil through their root system. ओके तो नाइट्रोजन बेसिकली कैसे यूज करते हैं? डायरेक्ट N2 के फॉर्म में नहीं करते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में करते हैं. तो ये बैक्टीरियम उसको हेल्प करते हैं किस में कन्वर्ट करने के लिए बेटा? ये इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको हेल्प करते हैं ताकि आपका जो पार्ट है ये किस में हो जाए आपका कन्वर्ट? यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए बच्चों आपका. तो इन दैट वेज nitrogen is then used from synthesis of the plant protein and the compounds. Protein synthesis is only possible by the use of nitrogen. Nitrogen नहीं है तो proteins बनेगा नहीं, which is important part. Animals, they're feeding on plants get protein and other nitrogen compound. When the plants and animal they die, the bacteria and the fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into the nitrogenous compound to be used by plants again. And certain other bacteria, they convert some of the part into nitrogen gas, which goes back to the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain constant or like this. I'll explain with the help of this diagram. Atmospheric nitrogen. So we're talking about this atmospheric nitrogen. Lightning fixes the nitrogen, or other part, nitrogen fixing bacteria, blue-green algae, they are fixing the atmospheric nitrogen. Bacteria in turn, they fix the nitrogen into nitrogenous compound. Compounds of nitrogen is soil में है, and soil से bacteria turn compound of nitrogen into gaseous nitrogen, which is going back to nitrogen. Then from here, the usable form consumed by the plant, uptaken by the plant products taken by the obviously animals. Then animal and plant they both die, and the nitrogen waste from exhaustion to death, then again into the soil, then same way it's going back to the atmosphere. This is the nitrogen cycle. So this way we all have done about microbes, their commercial utilization, friendly microbes, harmful microbes about us, soil fertility we have done, then nitrogen cycle was the last topic. I hope you enjoyed it. You have done completely. Once you're able to understand everything, you're able to solve all the questions given by the teacher in the class. Chapter is very simple. Once again, you will definitely see the video and again understand. You can do one thing in the whole go, you can look into the video, or you can divide. First you want to study the first part of microbes, the beneficial one, you can do so. Then second is the harmful microbes, and the last one is the nitrogen fixation. Or you can do one thing, you always revise in one go, then into bits. I'm very sure after completion of this you are able to solve all the questions given by the teacher. All the best and thank you.